नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। केंद्रीय कैबिनेट यानी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे किया जाएगा। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार भी लिया जा सकता है। आपको बताते चले, कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है, जिसका सिलसिला अब शुरू भी हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मंगलवार को राजधानी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का नाम संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से 3-4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इन मंत्रियों में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को भी जगह दी जा सकती है। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी गई है। आपको बताते चले, कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। विनोद सांसद के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास सोनकर यानी कि अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उन्हें साधने के लिए विनोद सोनकर को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाने वाले वरुण गांधी को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से अभी मौजूदा सांसद हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूपी के कोटे से वरुण को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और आपको बताते चले, नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। तो कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच अब मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें भी सामने आने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। निशंक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले कोरोना के चलते निशंक एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें करीब 15 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। कोरोना काल में छात्रों की परीक्षाओं और सिलेबस को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार का रुख करते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक बिगड़ चुकी है। उन्हें बुखार आया था। तेज प्रताप के सरकारी आवास पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव, आपको बताते चले, उनसे मिलने पहुंचे थे। यहां डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया था। हाल ही में तेज प्रताप और तेजस्वी ने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाई थी। तेज प्रताप को देखने पहुंचे डॉक्टर SK सिन्हा ने कहा है उन्हें शरीर में हल्का दर्द हो रहा है और बुखार भी हो गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने वैक्सीन ली थी। उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तेज प्रताप यादव का डॉक्टर घर पे ही इलाज कर रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एहतियातन एम्बुलेंस को भी बुला लिया जाएगा। फिलहाल आपको बताते चले, तेज प्रताप यादव की हालत ठीक है और वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तेज प्रताप के साथ ही तेजस्वी भी घर पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, 30 जून को तेजस्वी और उनके भाई तेज प्रताप ने पटना के मेदांता अस्पताल में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज ली थी। वैक्सीन लेने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था, कुछ लोग मेरे वैक्सीन न लेने पर सवाल खड़ा कर रहे थे। जिनको बोलना है वो बोलते रहेंगे, लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा था कि वैक्सीन नहीं लूंगा। मैंने कहा था कि समय आने पर ले लूंगा। तेजस्वी ने कहा कि हम तो लगातार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं और हमारे नेताओं ने भी वैक्सीन ली। तो गर्मी से बेहाल दिल्ली का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में मानसून 10 जुलाई को दस्तक दे सकता है। दिल्ली के अलावा मानसून 10 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी दस्तक देगा। इन क्षेत्रों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। IMD ने बयान जारी कर दिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास मानसून हिट करने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद गर्मी से राहत मिल सकती है लोगों को। मानसून हिट न करने के कारण दिल्ली में पारा 40 पर पहुंच गया था। मौसम विभाग ने बताया है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री पर रह सकता है। मंगलवार को कई जगहों पर लू का असर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बहुत गर्मी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून दिल्ली में 27 जून तक दस्तक दे देता था और 8 जुलाई आते आते पूरे देश को कवर कर लेता था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ अपनी सफलता को देखते हुए एचआईवी वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। इस सप्ताह शुरू हुए मानव परीक्षण के प्रथम चरण में 18 से 65 साल वाले 13 एचआईवी नेगेटिव वयस्कों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको संक्रमण का ज्यादा जोखिम वाला नहीं समझा जाता है। इस दौरान प्रतिभागी शुरू में एचआईवी वैक्सीन का एक डोज लेंगे और फिर 4 सप्ताह बाद उनको एक अतिरिक्त बूस्टर डोज दिया जाएगा। वैज्ञानिक फिर उनका ब्लड सैंपल और उनके इम्यून रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए लेंगे और फिर पता लगाएंगे कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है और एचआईवी संक्रमण को रोक सकती है। एचआईवी की वैक्सीन बनाने के लिए पूर्व के प्रयास नाकाम साबित हुए थे, क्योंकि वायरस तेजी से बदलता रहता है। लेकिन नई वैक्सीन वायरस को निशाना बनाएगी। एचआईवी पॉजिटिव वयस्कों के बाद में परीक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ देश में पिछले कई दिनों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन आज मामले फिर से बढ़ गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,733 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 47,240 लोग डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या अब 4,59,920 रह गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.18% हो गया है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,07,216 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 42,33,32,097 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश के तमाम राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। इन राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में मानसून की फुहारें पड़ी हैं, वहां पेड़ पौधे और खेतों में हरियाली लहलहा रही है। भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भी 7 से 9 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्यों में 11 तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड में आज और शुक्रवार को जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 8 जुलाई के बाद राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल, यानी कि आपको बताते चले, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है आज और कल में, और बारिश के कारण लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। महंगाई की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे लीटर महंगा हुआ है। और आपको बताते चलें, वहीं डीजल के दाम जो हैं वो 1 लीटर के हिसाब से 79 रुपए 53 पैसे हो चुके हैं। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अभी $77 प्रति बैरल से ऊपर चल रही है। अक्टूबर 2018 में यह $80 प्रति बैरल से अधिक था और यहां तक कि पूरे देश में पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी। लेकिन अब कम वैश्विक तेल कीमतों के साथ पेट्रोल की दरें 100 रुपए तक पहुंच चुकी हैं और देश के कई हिस्सों में अब इसे व्यापक अंतर से पार चला गया है। अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं और इस अवधि में खुदरा कीमतों में कमी लाने का एकमात्र तरीका केंद्र और राज्यों द्वारा कर में कटौती करना होगा। वृद्धि की भी उम्मीद है, क्योंकि तेल कार्टेल ओपेक तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहा है। कलकत्ता का रुख करते हैं। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंदा ने इनकार कर दिया है। लेकिन न्यायपालिका को खराब करने के लिए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा है कि यह जज की छवि बिगाड़ने की सोची समझी चाल थी। ममता ने नंदीग्राम चुनाव नतीजे को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस कौशिक चंद के निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया था।
तो वहीं बिहार के कांग्रेस विधायक राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और इस दौरान कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए इस विषय पर राहुल गांधी राय जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया था। बताते चलें कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के विधायकों, विधान पार्षदों सहित बिहार इकाई के बड़े नेताओं को तलब कर लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस में किसी बड़े परिवर्तन के पहले सभी बड़े नेताओं सहित विधायकों की राय जानना चाहती है। वैसे माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व सभी के साथ बैठक कर विरोधी दलों को पार्टी में एकजुटता का संदेश देना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया। खबरों के मुताबिक इस बैठक को लेकर एजेंडा तय किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि गांधी सभी नेताओं से एक एक कर अकेले में बात करेंगे और इसके बाद सभी नेताओं के साथ सामूहिक बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बैठक के जरिए पार्टी में एकजुटता का संदेश भी विरोधियों को देना चाहता है। जेडीयू के नेता सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में टूट का दावा करते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन को लेकर जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे परिसीमन आयोग से पीडीपी और एएनसी को छोड़कर कश्मीर की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुलाकात करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की घटक है। बताते चले कि पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला कर लिया। आरोप लगाया है कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है। जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक निष्क्रियकरण की समग्र प्रक्रिया का हिस्सा है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हजूरा ने आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित 2 पृष्ठों के पत्र में लिखा है कि उनकी पार्टी ने कार्रवाई से दूर रहने का फैसला किया। वह ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग को लिखे पत्र में एएनसी ने कहा है कि वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगी क्योंकि आयोग की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। पटना का रुख करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में काफी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लेकर आ सकती है। बिहार से निकलने के बाद माना जा रहा था कि सुशील मोदी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बाद उनका नाम चर्चा में भी था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि आज शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सुशील मोदी अभी तक पटना में ही मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि सुशील मोदी अभी फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन रहे। भोपाल का रुख करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें सिंधिया राज घराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वे इस प्रतिष्ठित राज घराने के पहले पुरुष होंगे जो स्वतंत्र भारत के किसी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इस परिवार की बेटी वसुंधरा राजे विदेश मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वे राजस्थान में राजनीति करती हैं, जिनकी ससुराल धौलपुर राजघराने में है। वे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा का मंगलवार सुबह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो कोविड-19 से ठीक होने के बाद लगातार बीमार चल रही थी, इसलिए उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए 17 जून को उन्हें चेन्नई लाया गया था। उनका बेटा शुभ्रांशु चेन्नई में है, जो पार्थिव शरीर लेकर कैलकाटा पहुंचेगा। बाद में शव को कांचरापाड़ा स्थित उनके घर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा। वहीं शोक व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के सॉल्ट लेक स्थित आवास का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल मेरे लंबे समय से सहयोगी हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पत्नी को जानती थी। हम सभी ने सोचा था कि वो ठीक हो जाएंगी और हमने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास भी किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मुकुल रॉय को संवेदना देने के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी भी उनके घर गए थे।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चीन को यह तमगा 30 जून को मिल चुका था। उसे मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने के लिए 70 साल तक प्रयास करना पड़ा। देश में सालाना आपको बताते चले 1940 के दशक में संक्रामक बीमारी के 3 करोड़ मामला दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी घरेलू स्तर पर मामले उजागर नहीं हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन ने दशकों पहले जोखिम वाले इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए दवा वितरित करना शुरू कर दिया था। मच्छर प्रजनन वाले क्षेत्र भी व्यवस्थित ढंग से कम हुए हैं और कीट निवारक और सुरक्षात्मक नेट्स को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मलेरिया मुक्त प्रमाणित चीन 40वां क्षेत्र बन चुका है। 80 के दशक में चीन मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा युक्त परतावली मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। शून्य स्वदेशी मामलों के लगातार 4 साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण के लिए 2020 में आवेदन दिया था। विशेषज्ञों ने भविष्य के प्रकोप की रोकथाम की तैयारियों और मलेरिया फ्री प्रमाण की पुष्टि के लिए इस साल मई में देश की यात्रा की थी। मलेरिया का ट्रांसमिशन संक्रमित एनोफ्लेजी मच्छर के काटने से होता है। अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो उसमें जानलेवा बनने की संभावना भी हो जाती है। उसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना इत्यादि प्रमुख है। नई रिसर्च ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण कराने के लिए हौसला बढ़ाने वाला हो सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पाया है कि कोविड-19 वैक्सीन का 2 डोज बीमारी के कारण मौत के खिलाफ 95% सुरक्षा दे सकता है और सिंगल डोज मौत को रोक पाने में 82% प्रभावी होगा। रिसर्च का प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ है। ICMR के शोधकर्ताओं ने कहा, जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीन का कवरेज बढ़ाया जाए, चाहे वैक्सीन किसी प्रकार की हो, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु दर को कम किया जा सके। रिसर्च को तमिलनाडु पुलिस विभाग के आपको बताते चले 1,17,524 पुलिसकर्मियों पर किया गया था। इस दौरान उन्हें या तो कोई डोज नहीं लिया था या कम से कम एक वैक्सीन का डोज लगाया गया था। शोधकर्ताओं ने बताया है कि निष्कर्ष के तौर पर हमारे विश्लेषण से संकेत मिला कि कोविड-19 टीकाकरण यहां तक कि सिंगल डोज मौत की रोकथाम में प्रभावी था। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है और कहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों के घर तक भी सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क राम भक्त कार सेवक के नाम से बनेगी। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य मंगलवार को अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। तभी उन्होंने कहा कि बलिदानी राम भक्त उनके घर तक उनकी सड़क कार सेवक मार्ग के नाम से बनाई जाएगी। बलिदान राम भक्तों का नाम और फोटो भी लगाई जाएगी। साथ ही कहा है कि देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवान और आंतरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले पुलिस के जवान के घर तक अब जय हिंद वीर पथ बनेगी। सरकार जय हिंद वीर पथ के नाम से सड़क बनाई जा रही है।